हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड एबोलिशन एक्ट 1970, जिसको हिंदी में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से समझ सकते हो, जिसको हिंदी में हम बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर किस तरीके से लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है, क्या उनके राइट्स हैं, कैसे क्या उनकी वेजेस राइट हैं और क्या उनकी वर्किंग कंडीशन को लेकर राइट हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता कौन है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज़ द सिस्टम ऑफ एम्प्लॉइंग लेबरर्स थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो लेबर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं वो कोई परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं होते हैं। तो अगर सेकंड पॉइंट को अगर आप देखेंगे, दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय। A workman is known as the contract labor when they are assigned to a work of an establishment for a specified period। यानी किसी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जब कोई वर्कर काम करता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। इसमें आगे लिखा है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये वर्ड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब ये हो गया जिस भी पर्सन की वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है, क्योंकि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्टर की ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज़ अ डेली वेजर और द डेली वेजेस आर एक्यूमुलेटेड एंड गिवन एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो सैलरी होती है वो डेली बेसिस पर भी दी जा सकती है या फिर उसको एक्यूमुलेट करके महीने के लास्ट में भी उसको दिया जा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के अंदर पढ़ेंगे कि ये आया कैसे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो देखो, जैसे कि मेंशन है, इट कैम इनटू द फोर्स ऑन 10 फरवरी 1970, यानी कि 10 फरवरी 1970 को ये आता है, इसको लागू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकना है। टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड द हैबिटेबल वर्किंग कंडीशंस। जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देनी है। रेगुलेट करना है उनकी फंक्शनिंग ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। देखिए, जो एडवाइजरी बोर्ड होती है उसके फंक्शन को रेगुलेट करना है। lay down the rules and regulations regarding the registration of the procedure of establishment employing contract labor। देखिए, इसके ये इस पॉइंट से हम ये समझते हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं रजिस्ट्रेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो सभी इसके अंदर मेंशन होता है। टू स्टेट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्टर को जो लाइसेंस दिया जाता है उसकी भी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो कंडीशंस भी इसके अंदर रहती हैं। टू प्रोवाइड द पीनल प्रोविजंस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर वायलेशंस होता है तो फिर इसमें सजा का प्रावधान भी है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट, यानी कि ये कैसे अप्लाई होता है, जो कि सेक्शन 1 में दिया गया है। तो सेक्शन 1(4) कहता है कि मेंशन द एस्टेब्लिशमेंट वेयर द एक्ट विल बी एप्लीकेबल। ये मेंशन करता है कि इसको कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, सेक्शन 1(4) के अंदर, सेक्शन 1 और सब क्लोज 4। एनी एस्टेब्लिशमेंट वेयर 20 और द मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वर एसोसिएटेड एज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर और एनी डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। यानी कि कोई भी इसको अप्लाई वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर को एम्प्लॉय किया गया है पिछले 12 महीने के अंदर। दिस एक्ट कैन बी अप्लाई वेयर एम्प्लॉय लेस देन 20। देखिए, ऐसा नहीं कि 20 एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, 20 से ज़्यादा, 20 से कम एम्प्लॉय पर भी अप्लाई किया जा सकता है, बट गिविंग ए 2 मंथ नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट। सरकारी दस्तावेज में, सरकारी गैजेट में 2 महीने का एक नोटिस, 2 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, तो वहाँ भी अप्लाई ये हो जाएगा। तो एनी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड 20 और द मोर वर्कमैन एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो ये समझ में आ गया होगा पॉइंट कि पिछले 12 महीने में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय के लिए होता है।
This act is also applicable to every establishment if the workmen are employed in the establishment as contract labor. Section 2B of the act state that a workman is deemed to be employed as contract labor when he is hired in a connection with such a work by or through a contract with or without the knowledge of the principal एम्प्लॉयर। यानी कि सेक्शन 2B के अंदर क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एम्प्लॉयड किया गया है, जिसको हायर किया गया है किसी काम को लेकर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, चाहे वो नॉलेज में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नॉलेज में है या नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए वेयर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अभी तो हमने बात करी थी कि अप्लाई कहाँ होता है, बात करेंगे कि कहाँ अप्लाई नहीं होता है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट वेयर एनी वर्क ऑफ द इंटरमीडिएट और द कैजुअल नेचर इज परफॉर्म्ड। देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम ऐसा इंटरमीडिएट है या फिर कैजुअल नेचर का है। कैजुअल नेचर मीन्स कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही किया जाता है, मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं है, तो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। Act state that a work is deemed to be intermittent in nature if it is performed or less than 120 days in the preceding 12 month। यानी कि पिछले 12 महीने के अंदर केवल 120 दिन के लिए काम अगर परफॉर्म किया गया है तो ऐसे वर्क को हम इंटरमिटेंट वर्क कहते हैं। सीजनल वर्क में भी कि पर्टिकुलर सीजन में कोई काम किया जाता है। इफ़ द वर्क इज़ परफॉर्म लेस देन 60 डेज इन ए ईयर, अगर 6 दिन से कम काम किया जाता है एक साल के अंदर तो वो भी वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। द एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ए पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड इज एन एडवाइजरी और द मैनेजरियल कैपेसिटी। ये एक्ट उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जिनको अपॉइंट किया गया है एडवाइजरी और मैनेजरियल कैपेसिटी के लिए, यानी कि जिनको एडवाइजरी बोर्ड में डाला गया है। आउट वर्कर इज़ ऑल्सो कम अंडर दिस एक्ट। आउट वर्कर मीन्स के कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो ऑन साइट काम करते हैं, कुछ वर्कर ऐसे होते हैं कि जिनको हायर तो किया जाता है बट दे वर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी, तो वो वर्कर इसमें नहीं इंक्लूड होंगे। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी थी। तो आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर watching this।